तो आज एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के साथ मार्केट ट्रेड कर रहा है। दो बार ऐसे मौके आए जब बाजार एकदम से हरे निशान से लाल निशान में और लाल निशान से हरे निशान में पहुंचा। देखते ही देखते आप समझ भी नहीं पाएंगे इतने में तो मार्केट स्विंग कर गया। ये जो आप माउंटेन्स देख पा रहे हैं कुछ ऐसे ही है। स्टार्टिंग बहुत स्ट्रांग थी लेकिन उसके बाद एक स्टीप फॉल तेजी से गिरे और बीच का जो एक माउंटेन अभी आपने चार्ट्स में देखा वो सडन स्पाइक का था। बाद में उतनी ही स्पीड से हम नीचे आ गए और कंसोलिडेट कर रहे हैं। मार्केट शैलो है, दो चीज़ों के बीच में घिरा हुआ है। घिरा इसलिए भी हुआ है क्योंकि फॉलो बाइंग नहीं है। बार बार बोलना ठीक नहीं है, आप सारे पॉइंट्स वही समझ लीजिए जो हम सुबह भी डिस्कस करते हैं और दोपहर या कल परसों भी हमने डिस्कशन किया, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। एक जो बदलाव मार्केट के अंदर हो रहा है वो ये है कि एक ट्रिगर पास कर दिया हमने जो कि डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी का था। स्वाभाविक है, सिर्फ वो पहले ही दिन कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन अगले 10 या 15 दिनों के अंदर उनका जो भी एक्शन होगा उनके एक्शंस डायरेक्शंस बताने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो उनके एक्शंस को डायरेक्शंस मार्केट क्या मिलती है इसके लिए आपको थोड़ा 10 दिन तक का वेट करना पड़ेगा, या 10 दिन का जेस्चर पीरियड है, आप इसको ऐसे नोट कीजिएगा। जब तक आप वो 10 दिन काट रहे होंगे इतने में देश का बजट भी आपके सामने होगा। तो दो बड़े ट्रिगर्स को फिर से एक साथ कंबाइन करके देखेगा। एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है कि 17 का विक्स चल रहा है। 17 का विक्स ना आपने और हमने 6 महीने पहले देखा था। ये 6 महीने पहले भी मार्केट के अंदर इसी तरह की उथल पुथल थी। बाद में बाजार कुछ संभला ठहरा, चला भी और वापस से भी नीचे आया। कहने का मेरे मतलब आपको 17 के विक्स पे काम करने या मेरे को बोलने की आदत नहीं है। हमको स्विंग ट्रेड काफ़ी वाइल्ड मिल रहे हैं, शैलो मार्केट जैसा दिख रहा है, क्योंकि बिना किसी ओपन इंटरेस्ट के 100 पॉइंट तो मार्केट देख ही नहीं रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और इसका ये नेचर है, ये 17 के विक्स पे ऐसे ही करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी लीडरशिप क्राइसिस भी मार्केट के अंदर आ रहा है, वो आपको साफ दिख रहा है। कोई भी बड़ा प्लेयर ऐसा नहीं है जो बाजार को एक तरफा पकड़ के ले जाए। देखिए परसों कोटक ने करके दिखाया तो कोटक के साथ बैंक्स के और शेयरों में भी जान आई तो बैंक निफ्टी चला। आज वो एब्सेंट है। आज ऐसा कुछ भी शेयर्स मेरे को कोई अभी तक दिखा नहीं स्क्रीन पर जो कि बाजार के अंदर ताबड़तोड़ तेज़ी बना के या एक तरफा तेज़ी करके मार्केट की डायरेक्शन को रोकने की कोशिश करे। खैर और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे। राजेश पालविया, लक्ष्मीकांत शुक्ला, रुचित जैन, ये हमारे आज के 3 मेहमान हैं, इनसे हम करेंगे बातचीत। थोड़ी देर में सौरभ गुप्ता भी जुड़ जाएंगे जो कि CFO हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के, उनसे भी बातचीत होगी। डिक्सन की आज ज़ोरदार पिटाई हुई है, सबसे फेवरेबल काउंटर है इस बजट का, उसकी मैनेजमेंट से भी बातचीत होगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय निकालने के लिए। और मैं आज यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज अपनी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी होगी, और जो ब्रेक टिपिकली हम मार्केट्स में लेते हैं वो आज थोड़े कम हुए होंगे। रीज़न इज़ बीइंग मार्केट एक्सट्रीम वॉलेटाइल है। 17 का विक्स, मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ। मैं किसी को रिसीव करने के लिए सिर्फ गेट तक गया और जब वापस आया तो बाजार हरे निशान में आ चुका था, लाल निशान से, वो भी 150 पॉइंट से। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी मार्केट कर रहा है, डेज लो को टेस्ट कर रहा है ज़ोरदार गिरावट के साथ, और अभी हम दिन का निचला स्तर देख रहे हैं और विक्स का सबसे ऊपरी स्तर देख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन तो क्या दिखाऊं मैं आपको, सब कुछ खराब ही खराब है, सब कुछ चंगा नहीं सी। ठीक है जी। अब मेरे दो सहयोगी भी मेरे साथ हैं, अभिषेक सत्यवर्तम और साथ ही मानसी दवे, वो भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ ही रहेंगे और मेहमानों से कुछ सवाल पूछ के जितना हो सके उतनी ही आसान भाषा में आपके सामने वो भी क्वेश्चंस पूछ के आंसर्स रखने की कोशिश करेंगे। हम सबका मकसद एक है, आपका भी मकसद एक ही है कि मार्केट से पैसा बनाना, और हमारा भी काम यही है कि चीज़ों को सरलता से आपके सामने रखना। जब मकसद एक हो, चीज़ें एक हो, तो हम सबको एक ही हो जाना चाहिए। तो आज मेहमानों से हम एक एक करके सारे पॉइंट्स पता करेंगे। राजेश सर नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। क्या हो गया है मार्केट को, क्या हो गया है सर मार्केट को? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। तो देखिए मार्केट ने पिछले 2-3 दिनों में जरूर एक ये दिखाया कि कहीं ना कहीं मार्केट संभलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज जिस तरीके से सेलिंग देखने को मिली और वॉलेटिलिटी जो कि आपने अभी भी बताया कि 17 के विक्स पे है, तो वॉलेटिलिटी काफी हाई हुई और अल्टीमेटली वे दिख रहा है क्योंकि पुराने स्विंग लो थे आज उसको अब वापस रिटेस्ट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि देखिए मार्केट ने कोशिश जरूर करी, अटेम्प्ट जरूर करा था एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से निकलने का, लेकिन वो निकल नहीं पाया और अब जो स्विंग लो बने थे करीब 23,045, 23,050 के आसपास के, वो भी अब चैलेंज होते हुए दिख रहे हैं।
तो हमें लगता है अगर ये लेवल टूटते हैं तो फिर ये डाउन साइड 22,800 की तरफ फिर ओपन होते हुए दिखेगी, क्योंकि हम अटेम्प्ट जो करे थे पुल बैक के उसमें 23,400 23,450 मेजर सप्लाई जोन था, उसको क्रॉस करने में कामयाब नहीं हुए। अर्निंग सीजन्स के चलते भी एक वॉलेटिलिटी थी, ट्रम्प ने अब अपना पदभार संभाल लिया है, उसके चलते भी काफी कुछ अटकलें थी, उसके चलते भी मार्केट एक कॉशियस था। और आज ट्रम्प की प्रेसिडेंसी के पहले ही दिन हमने देखा कि मार्केट में काफी बड़ी वॉलेटिलिटी है हमारे बाजार में, और आज हम वापस प्रीवियस स्विंग लो को टेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो 23,050 के नीचे अगर हम फिसलते हैं तो ये तो फिर 22,900 22,800 की तरफ भी फिसलते हुए दिख सकता है। ऊपर में जो मेजर अब रेजिस्टेंस बना हुआ है वो करीब 23,200 250 की जोन में ही है, उसको अगर क्रॉस नहीं कर पाता है मार्केट तो वापस हमें लगता है कि ये लोअर ट्रेजेक्टरी की तरफ ही बढ़ता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा अर्निंग में भी आज अगर हम देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक जहां जहां पे भी डिसअपॉइंटमेंट था वहां पे सप्लाई बढ़ते हुए दिखा। बैंक निफ्टी कल एक स्ट्रेंथ दिखा रहा था, आज वापस वो भी फिजल आउट होते हुए दिखी, और सारे ही लार्ज कैप प्राइवेट पीएसयू दोनों ही खेमे में आज सप्लाई देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी से भी कहीं कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, आईटी भी साइडवेज टू नेगेटिव ही है। तो मार्केट को कहीं भी सहारा नहीं मिल रहा है, लार्ज कैप अंडर प्रेशर है। तो हमें लगता है कि अभी ट्रेंड यहाँ से नेगेटिव साइड में और बढ़ते हुए दिख सकता है। तो अभी थोड़ा लाइट ही रहना चाहिए पोजीशन में, क्योंकि मार्केट में काफी अनसर्टनिटी और वॉलेटिलिटी अभी भी बनी हुई है। में निश्चितता है, उतार चढ़ाव है और उसका जो सूचक है इंडिया विक्स आप देखिए 17.25 का है इंडिया विक्स। 6 महीने के ऊपरी स्तर पर जाकर आपको लेवल्स दिखेंगे और निफ्टी इस वक्त डे लो पर करीब करीब 350 अंक नीचे आकर कारोबार कर रहा है। 750 अंकों की गिरावट है निफ्टी बैंक में। लेकिन आज वायदा बाजार का जो टॉप लूजर है वो है डिक्सन टेक का शेयर जो है वो हम देख रहे हैं कि 100 डीएमए के नीचे आकर कारोबार कर रहा है। 14% एक झटके में आज ये शेयर टूट गया और लोअर लेवल से हमने कोई इंट्राडे में रिकवरी आते हुए देखी नहीं है। अब चूंकि नंबर्स अगर हम प्राइमा फेसी देख रहे थे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छे लग रहे थे, एक जो चीज थी कि मार्जिन थोड़े से गिरावट आई थी सालाना आधार पर। जरा कंपनी के कारोबार को समझते हैं, उनसे जरा आउटलुक लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं डिक्सन टेक के सीएफओ सौरभ गुप्ता। सौरभ जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके एटीन हाउस स्वदेश पर। देखिए जब सब कुछ अच्छा होता है ना तो फिर हम खोजने की कोशिश करते हैं कि आखिर निराशा आ कहां से रही है। कहा यह जा रहा है कि फाइनेंस कॉस्ट या फिर डेप्रिशिएशन या अनुमान से थोड़ी सी ज्यादा थी, उसके चलते थोड़ा हम देख रहे हैं कि मार्जिन वगैरह पर प्रेशर आ रहा है। हालांकि ब्रोकरेजेस भी मान रहे हैं कि 4% के आसपास मार्जिन आप बरकरार रख लेंगे। सौरभ जी आप जरा ये बताइए कि सब कुछ ठीक ठाक तो है ना, आपको ये चैलेंज तो नहीं फेस कर रहे हैं एज ए कंपनी? नहीं अभिषेक जी, कंपनी बिल्कुल ठीक ठाक है एंड हमारी ग्रोथ आउटलुक जो हमने कल अपनी अर्निंग्स कॉल में दी है काफ़ी अच्छी है। एंड हमारा क्लियरली हमें लगता है कि जितना इस साल हम लोग ग्रो करे हैं, ऑलमोस्ट 100% की ग्रोथ हो रही है हमारे रेवेन्यूज़ में, एबिटा में, प्रॉफिटेबिलिटी में। हमें आगे आने वाले साल में भी अच्छी ग्रोथ आउटलुक लग रहा है, जो कि मोबाइल से आएगी, आईटी हार्डवेयर से आएगी, टेलीकॉम वर्टिकल से आएगी। और हम लोग काफ़ी फोकस कर रहे हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन में। तो जो मार्जिन का भी कंसर्न रहता है मार्केट का, तब की मार्जिन का हम लोग कंसर्न ज़्यादा इंटरनली नहीं सोचते हैं, क्योंकि अगर आपकी ग्रोथ मोबाइल बिजनेस में ज़्यादा रहेगी जो कि रिलेटिवली लो ग्रॉस मार्जिन, लो एबिटा मार्जिन बिजनेस है, तो ओवरऑल कंपनी लेवल का मार्जिन कम दिखेगा। बट अगर आप हमारा आरओसी का प्रोफाइल देखें, आरओई का प्रोफाइल देखें, दोनों काफ़ी सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड करें, फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं हम लोग। और अगले आने वाले सालों में हमें लगता है इवन मार्जिन में भी क्लियरली ग्रोथ आएगी, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट आएगा हायर स्केल पर। और हम लोग जो स्ट्रैटेजी फोकस कर रहे हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे, चाहे मोबाइल के कंपोनेंट्स हों, चाहे आईटी हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हों, उनसे क्लियरली मार्जिन में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। सो मेरे को इंटरनली कोई भी हमें बड़ी सब बात नहीं लगती। थोड़े मार्केट में भी प्रेशर है एंड हमारे कोई ग्रोथ आउटलुक में जो हम गाइड करते आ रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को, हम लोग उसको मेंटेन कर रहे हैं। जहां हम बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजीज के नतीजे भी व्यूअर्स को एक बार बताने चाहिए। हर लिहाज से नंबर्स पॉजिटिव ऑन द फेस ऑफ इट नजर आ रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू सालाना आधार पर जबरदस्त बढ़ोतरी दिखा रहे हैं। प्रॉफिट के फ्रंट पर भी सालाना आधार पर एक्शन और अपमूव्स ही देखने को मिले हैं। मार्जिन्स जो हैं इंटैक्ट रहे हैं और इनफैक्ट सेगमेंटल रेवेन्यूज की अगर बात करें, मोबाइल एंड ईएमएस, एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, होम अप्लायंस, लाइटिंग प्रोडक्ट, सारे के सारे सेगमेंट्स में ग्रोथ देखने को मिली है। कंसर्न शायद एलईडी
टीवी एंड रेफ्रिजरेटर में थोड़े बहुत नजर आए हैं। सौरभ, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश from मानसी दिस साइड। सेगमेंटल रेवेन्यू की जहां मैं बात कर रही थी, कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा सौरभ अकॉर्डिंग टू यू कहां से आ रहा है और आने वाले क्वार्टर्स के लिए इंप्रूवमेंट कहां पर आप करना चाहेंगे? देखिए, एब्सोल्यूट कंट्रीब्यूशन तो हमारा मोबाइल से सबसे ज़्यादा आ रहा है। बाकी हमारे दो बिजनेस मॉडल रहते हैं, जिसमें हमारा जो ओडीएम बिजनेस मॉडल रहता है, जो कि लाइटिंग है, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर है, वहाँ पे हमारे एब्सोल्यूट मार्जिन्स बेटर रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम डिज़ाइनिंग भी ऑफर करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ। बट अगर आप रियल में ग्रोथ देखें तो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन या रेवेन्यू की ग्रोथ हमारे मोबाइल वर्टिकल में है, और टेलीकॉम वर्टिकल काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और हमें लगता है कि आगे आने वाले सालों में टेलीकॉम और मोबाइल और आईटी हार्डवेयर काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे। रेफ्रिजरेटर में भी हमारे पास काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक है, काफ़ी अच्छे मार्की ब्रांड्स हैं, और हम यहाँ पे फर्दर कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो ऑलराउंड आई थिंक सो एक आध वर्टिकल को छोड़ के हमारी सभी वर्टिकल्स में डिसेंट ग्रोथ आई है। ठीक है सौरभ, एक छोटी सी चीज़ आपसे पता करनी, पहले तो शुक्रिया आप अपना समय दे रहे हैं। और देखिए आज आपका मार्केट में शेयर जो है ट्रेंडिंग है, वजह आपको पता ही है, आपके नंबर्स के बाद का शेयर्स का रिएक्शन है। कुछ तो मार्केट भी ख़राब है, इस वजह से भी ऐसा रिएक्शन आ रहा है। सौरभ, छोटा सा पॉइंट ये पता करना है कि आपका जो पीएलआई बेनिफिट्स आप ले रहे थे, ये ख़त्म कब होंगे 2026 के अंदर? क्योंकि ब्रोकिंग हाउसेस ये भी रिपोर्ट कर रही हैं कि भाई पीएलआई बेनिफिट्स ख़त्म होने के बाद शायद कुछ कंपटीशन और भी आ जाए, ऐसा भी कुछ है क्या? ज़रा क्लैरिफाई कर दीजिए इसको, बस और कुछ नहीं पूछना मेरे को। नहीं, हमें देखिए, पीएलआई, पहली बात, हम लोग 5 पीएलआई के बेनिफिशियरी हैं। हमारी मोबाइल पीएलआई 31 मार्च 26 को ख़त्म होगी, और जो बाकी पीएलआई हैं, जो कि टेलीकॉम, आईटी हार्डवेयर या 2 कंपोनेंट की पीएलआई हैं, लाइटिंग और एसी इन्वर्टर कंट्रोलर बोर्ड की, उसमें अभी भी स्टिल हमारे पास 4-5 साल बचा है। अब रही बात मोबाइल पीएलआई की, तो हमें लगता है कि हमारा एक लार्ज स्केल एंड साइज है, हम एक सिस्टम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस को डिफरेंट लेवल पे लेके जा रहे हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जैसा हमने गाइड किया है कि अगर पीएलआई जाने के बावजूद भी, बिकॉज ये जो हम जो चीज़ें सब कर रहे हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन और जो मैंने आपको चीज़ें बताई, उसके बावजूद भी हमारा मार्जिन एक्सपेंशन होगा। हम एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट हैं उस चीज़ को लेके, और हमें लगता है कि हम उसको मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है सौरभ जी, बहुत शुक्रिया ये सारे के सारे आउटलुक शेयर करने के लिए और बताने के लिए कि क्या कुछ कंपनी के प्लान्स है और किस तरह से आप अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। बाजार की स्थिति यहां से और हम पतली हुई होते हुए देख रहे हैं, और 23,000 के नीचे भी निफ्टी ने गोता लगा दिया है। 334 अंक नीचे आपको निफ्टी दिखेगा। किसने सोचा था? आज जब सुबह हम गिफ्ट निफ्टी को देख रहे थे, जब हरे निशान में खुलने के संकेत दे रहा था कि इंट्राडे में इतनी गिरावट आ जाएगी। निफ्टी बैंक अब 900 अंक नीचे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप देखिए, 550 शेयर मजबूत है, लेकिन उसके अगेंस्ट करीब 4 गुना शेयर, 2062 शेयर इस वक्त गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। हमारे 3 एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। रुचित जैन है, लक्ष्मीकांत शुक्ला हैं, राजेश पालविया हैं, और इसके अलावा टर्टल वेल्थ के रोहन मेहता भी हैं हमें फंडामेंटल व्यू देने के लिए। एक बाजार पर फिर से चेक लेना चाहेंगे रुचित जी, 23,000 के नीचे के लेवल्स, 23,000 को ब्रेक करना कितना क्रूशियल है, और अपनी गिरावट कितनी बढ़ती हुई देख रहे हैं बाजार में आप? अभिषेक जी, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि मार्केट में जो छोटे मोटे पुलबैक मूव्स रहे थे, उसमें जो मुख्य कारण था पूरे मार्केट्स के करेक्शन का, अक्टूबर महीने से एफआईएस की सेलिंग, वहां पे कोई फिगर्स में बदलाव नहीं आया। एफआईएस लगातार कैश मार्केट में भी उनकी सेलिंग कंटिन्यूड है, और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी अब तक 15 के 17% के आसपास ही उनकी लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस है। सो आइडियली मार्केट्स तब एक बड़ी तेजी दिखाता है तब जब ये जो शॉर्ट पोजीशन है वो कवर होने लगती है। तो जो पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी पुलबैक मूव्स हमने मार्केट में देखी, उनमें वो शॉर्ट्स अभी भी इंटैक्ट है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि ये सेल ऑफ कंटिन्यूड है। आई थिंक जो प्रीवियस स्विंग लो था पिछले हफ्ते का 23,050 के आसपास, वो इंपॉर्टेंट था, जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। सो प्रॉब्लम हम 22,900 22,800 की तरफ ऐड कर सकते हैं। निफ्टी में आप देखिए 1.5% के आसपास की गिरावट है, लेकिन अगर आप निफ्टी मिड कैप को देखेंगे तो वहां पर जो गिरावट है और ज्यादा सीवियर है। इस वक्त करीब 1200 अंकों की गिरावट है निफ्टी के मिड कैप 100 इंडेक्स में, और 2.25% की गिरावट बैठती है। 54,000 के नीचे आकर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। देखिए ऐसे बाजार में ना, जो आम लोग हैं, आम जो निवेशक या ट्रेडर है, उनके लिए शेयर खोजना मुश्किल हो जाता है। एक्सपर्ट्स इसमें आपकी मदद करते हैं, और शुरुआत करते हैं ट्रेड्स जाने की। लक्ष्मीकांत जी,
ट्रेड्स बताइए और यह भी बताइए कि उसको लेकर आपका कन्विक्शन कितना होगा। जी, जैसा है कि सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून और सभी फेलो पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। जो आज का जो रिकमेंडेशन है वो है टाटा कंज्यूमर। मैं एक ही रिकमेंडेशन देना चाहूँगा क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी 23,000 के क्रूशियल सपोर्ट लेवल को ब्रीच कर चुका है। सो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन बेरिश सेंटीमेंट का ही बन रहा है। मुझे लगता है यहाँ से मार्केट में 200 पॉइंट की और गिरावट देखने को मिल सकती है। सो बट टाटा कंज्यूमर एक ऐसा स्टॉक है जहां पर अभी भी हमें अपसाइड के मोमेंटम नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है डेली के चार्ट पर। हालांकि अभी ब्रेकआउट आया नहीं है, बट अगर हम इससे पिछले 3 दिनों का ट्रेंड देखें तो वहां पे हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। और प्लस यहाँ पर 20 डीएमए और 50 डीएमए का बुलिश क्रॉसओवर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है डेली के चार्ट पर। तो मुझे लगता है कि यहाँ से अगर थोड़ी सी भी स्टेबिलिटी मार्केट में आती है और वो पुल बैक मूव ऊपर की ओर दिखाता है तो यहाँ से टाटा कंज्यूमर में हमें अपसाइड के पोटेंशियल देखने को मिल सकते हैं। इस स्टॉक को हमें करंट लेवल पे हम बाय कर सकते हैं। इसमें जो हमारा जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है करीबन 1010 का, और हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है 950 का। एक्सपर्ट्स के रेकमेंडेशन तो आप सुन ही रहे हैं, साथ साथ उनकी एडवाइस भी सुनिए। स्टेबिलिटी अगर मार्केट में आ रही है तभी हमें एंटर करना है। ये सारे स्टॉक स्पेसिफिक रेकमेंडेशंस भी इस वक्त जो मिल रहे हैं उन पर सो क्लियरली हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से जो स्टॉक स्पेसिफिक रेकमेंडेशन है वो तो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपको कॉशियस आउटलुक भी दिला रहे हैं कि इस वक्त मार्केट में जो उठापटक है उसे लेकर बिल्कुल आपको माइंडफुल होना है। बाजार के जाने माने दिग्गज अंशुल सहगल अब हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे भी बातचीत करते हैं कि इस बाजार में माहौल जहां इतना कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, इतने उठापटक वॉलेटिलिटी नजर आ रही है, करना क्या चाहिए। अंशुल जी, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। इस समय अपना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। दिन के निचले स्तर पर खड़े हैं हम और 7 जून के बाद पहली दफा 23,000 के नीचे निफ्टी। लगभग हर सेक्टर हर इंडेक्स में बिकवाली का दबाव। कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट्स को अंशुल आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी। आज इतना वॉलेटिलिटी जो मार्केट में हम देख रहे हैं ये हमें ऐसा लगता है कि इस तरह की वॉलेटिलिटी इस पूरे साल में हमें देखने को मिलेगी। 2 दिन ऊपर 1 दिन नीचे इस तरह का मार्केट में उठापटक चलती रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि इस मार्केट में पैसा बनेगा नहीं। हमें ये लगता है कि यहाँ से यूएस के अंदर ग्रोथ आउटलुक काफी चेंज हो गया है, जिस वजह से पैसा यूएस की तरफ जा रहा है। तो ग्लोबली और पर्टिकुलरली इमर्जिंग मार्केट्स में हमें उठापटक वॉलेटिलिटी जरूर दिखेगी, लेकिन इंडिया में भी जितनी बड़ी इकोनॉमीज हैं उन सब में इंडिया में ग्रोथ जो है वो सबसे ज्यादा है। इस साल में भी जो अंदेशा है मार्केट्स का वो यही है कि 6 से 6.5% का जीडीपी ग्रोथ इंडिया में भी होगा, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अर्निंग्स ग्रोथ पे होगा कंपनीज की। और अगर कंपनीज की अर्निंग्स ग्रोथ स्ट्रांग रही तो वो मार्केट में स्टॉक्स में रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। हाँ, वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी, लेकिन अगर आपने स्टॉक अच्छे पिक किए हुए हैं तो उनमें बैठे रहे और वॉलेटिलिटी से डरे नहीं। उन क्वालिटी स्टॉक्स यहाँ से अगले 1-2 साल में कहीं ऊपर जाएंगे। हमें यही लगता है कि इस वॉलेटिलिटी में बहुत ज्यादा ट्रेड करना नहीं चाहिए। जो आपकी क्वालिटी पोजीशंस हैं उनको पकड़ के बैठे रहें। अंशुल जी, एक छोटा सा सवाल है, मतलब हम क्या मान के चलें कि हमारे फंडामेंटल्स के चलते नहीं बल्कि एफआईएस की जो आउटफ्लो जो अभी चल रही थी उसके चलते थोड़ा प्रेशर है, यूएस में वो एफआईएस ग्रोथ देखेंगे, लेकिन क्या अल्टीमेटली एफआईएस लौटेंगे ही यहाँ पर वैल्यूएशन आकर्षक हुए? और दूसरी चीज, ये बेहतर समय है अगर किसी को लंबा सोच कर निवेश करना है तो? आपने बड़ा इम्पोर्टेंट एक सवाल पूछा है कि एफआईआईस इंडिया पहुंचेंगे कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। आप देखिए, इंडिया में एफआईआईस का जो होल्डिंग थी इंडियन इक्विटी मार्केट्स की वो कुछ 23-24% के करीब पीक आउट हुई। वहां से ये होल्डिंग आज की डेट में कुछ 16% और उसके नीचे है। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने अपना वेट इंडियन मार्केट्स में बढ़ाया है पिछले 3 से 4 साल में। एफआईआईस जनरली कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? दूसरा सवाल हमारे दिमाग में ये होना चाहिए, वो करते हैं जहां पे उन्हें स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स दिखे और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पाथ दिखे। इंडिया के अंदर ये दोनों चीजें डेफिनेटली हैं।
तो फिर सवाल ये उठता है कि इंडिया से इन्होंने बेचा क्यों। मेनली इसलिए बेचा क्योंकि इंडियन मार्केट्स में वैल्यूएशन थोड़े से ज्यादा हो गए थे, बजाय मतलब अगर कंपेयर करें बाकी मार्केट से, चाइना ले लीजिए, बाकी साउथ ईस्ट एशिया ले लीजिए, लैटिन अमेरिका, उन सब से इंडिया की वैल्यूएशन ज्यादा है। हमें ये लगता है कि अब इस करेक्शन के बाद, और अगर थोड़ी बहुत और करेक्शन होती है, तो इंडियन मार्केट्स रीजनेबल हो जाएंगी और जो बास्केट बायर्स हैं उनके लिए भी इंडियन मार्केट्स अट्रैक्टिव हो जाएंगी, इसलिए वो भी वापस लौटेंगे। और जो स्टॉक पिकर्स हैं उनके लिए तो भरमार है अपॉर्चुनिटीज की। इतनी डीप मार्केट जो इंडिया की है वो बहुत कम मार्केट्स हैं ग्लोबली। इस वजह से स्टॉक पिकर्स के लिए भी और बास्केट बायर्स के लिए भी ये मार्केट अट्रैक्टिवनेस की तरफ बढ़ रही है। लॉन्ग टर्म में ये मार्केट काफी अच्छी रहने वाली है। और जो आपने बात कही कि पकड़ के बैठे रहे स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक्स, वो भी बिल्कुल एकदम ऑन पॉइंट है। क्वालिटी स्टॉक्स हैं तो उनको लेकर बैठे रहिए और लॉन्ग टर्म के लिए उनमें ट्रेड ना करें। ठीक है अंशु जी, बहुत शुक्रिया ये बहुत ही क्रूशियल इनसाइट्स शेयर करने के लिए। तो स्टॉक्स अगर अच्छे हैं आप पकड़ के उनको बैठे रहिए, लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बास्केट बायर्स के लिए भी एक बढ़िया समय बन रहा है और बाजार और आकर्षक होने की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है इस कमजोरी के बाद। फटाफट अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, उनसे कुछ ट्रेड्स लेते हैं। एक ब्रेक भी हमें लेना है, लेकिन रुचि जी आप जरा अपना शेयर बता दीजिए, कहां पर आपका कन्विक्शन है, क्या ट्रेड करना अभी? ये काफी कंजर्वेटिव अप्रोच हम भी रख रहे हैं मार्केट्स के लिए, और एक सिमिलर रिकमेंडेशन है मेरा टाटा कंज्यूमर में खरीदारी की सलाह, क्योंकि एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस हम क्लियरली कुछ चुनिंदा एफएमसीजी स्टॉक्स में देख रहे हैं इस वोलेटाइल मार्केट्स में। सो यहाँ पे काफी लिमिटेड ट्रेड सेटअप्स है जिसमें टाटा कंज्यूमर खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 948 के नीचे स्टॉप लॉस रखे 1020 के टारगेट्स के लिए। का स्टॉप लॉस 1020 का टारगेट। देखिए ऐसे बाजार में ना ट्रेड मिल रहे हो तो ठीक है, नहीं मिल रहे हैं तो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। एक मिल रहा है तो एक सही, नहीं मिल रहा है तो नहीं, कोई बात नहीं, एक दो दिन ट्रेड नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। हो रहा है अब वो अपने आप में थोड़ा सोचने समझने की बात भी है और एक्सपर्ट्स टिपिकली आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अभी बोलने के लिए भी कुछ नहीं है। अभी थोड़ी देर में मार्केट ऊपर आ जाएगा तो हम ये नहीं कह सकते कि देखो बाज़ार रिकवरी दिखा रहा है, और थोड़ी देर में बाज़ार नीचे चला जाएगा तो ये भी नहीं कह सकते। बाज़ार सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर रहा है, एक्सट्रीम वॉलेटाइल, और किसी चीज़ की कदर नहीं कर रहा, ना तो तेज़ी की ना ही मंदी की। मंदी है तो एक्सट्रीम किए जा रहा है, तेज़ी है तो उसको बिल्कुल ही नहीं दे रहा है। तो ना कदर करना ये अपने आप में मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है। राजेश सर, आपके शेयर्स पेंडिंग है, कुछ स्टडी किया हुआ है तो बता दीजिए, नहीं भी किया हुआ तो कुछ जोर जबरदस्ती नहीं है। शॉर्ट साइड का ट्रेड डिम्पल जी पसंद आ रहा है, और उसमें हमें लगता है जिस तरीके से वीक स्ट्रक्चर हो चुका है वोल्टास का, यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे, अब ये थर्ड कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे स्टॉक सस्टेन होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो सीरीज ऑफ लो टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है। स्टॉक ने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया वीकली चार्ट पे भी ब्रेक डाउन किया है, मंथली चार्ट पे भी अगर पिछले 3-4 महीनों का जो रेंज था उसका भी ब्रेक डाउन हुआ है। तो ये वीक स्ट्रक्चर बन चुका है वोल्टास का। हमें लगता है यहाँ पे करेक्शन और बढ़ सकता है। 1475 तक के डाउनसाइड के टारगेट फ्यूचर्स में आते हुए दिख सकते हैं, तो शॉर्ट करने की सलाह है। थोड़ा सा पुल बैक मिले तो इसको शॉर्ट करें, क्योंकि स्टॉक पिछले 5-10 मिनट में थोड़ा शार्पली करेक्ट हुआ है। थोड़ा पुल बैक मिलता है तो शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस हमारा होगा करीब 1545 के आसपास। तो अगर ये थोड़ा पुल बैक देता है टुवर्ड्स 15-20 की रेंज में, तो वहाँ शॉर्ट करने की सलाह है। बाय करने की सलाह रहेगी वो रहेगी बर्जर पेंट में। एक करेक्शन के बाद स्टॉक पिछले 3-4 वीक से एक रिकवरी यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है। स्लोली स्टडी स्टॉक में एक अपमूव बना है नियर टर्म चार्ट पे। जिस तरीके के स्ट्रक्चर यहाँ बने, हमें लगता है बर्जर पेंट में रिकवरी या शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिख सकती है। तो यहाँ पे बाय करने की सलाह है। 494 के टारगेट के लिए डाउन साइड का स्टॉप लॉस होगा करीब 470 के आसपास। ठीक है, दोनों कंजम्पशन वाले शेयर्स दिए हैं सर टिपिकली आपने वैसे तो, और सर्दियों में चलने वाला वोल्टास अब सर्दियों में ही टूट रहा है। वोल्टास बाकायदा नीचे आया और एक क्वार्टर में तो बहुत बुरी तरह से धोया इस शेयर को। नोटिसेबल शेयर है, ध्यान रखिएगा। वोल्टास ये कंज्यूमर्स की पहली पसंद होती थी डिस्क्रिशनरी इनकम की। वोल्टास जैसे शेयर्स का टूटना अंदर खाने वीकनेस दर्शाने के लिए बहुत होता है। दूसरा है बर्जर पेंट, आप कह रहे हैं ये क्रूड सेंसिटिव है,
मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जो आपने कैलकुलेशंस किया उसमें क्रूड वाले एंगल्स को भी डाला होगा। रोहन मेहता टर्टल वेल्थ के काफ़ी देर से बैठे हैं शांत अवस्था में। रोहन भाई, आप कुछ सोच रहे हैं कि हम क्वेश्चन नहीं पूछा इसलिए आप बोल नहीं रहे? क्या आप कुछ सोच रहे हैं? नहीं, मंदी में ऐसा ही होता है कि ना बोलना ही बेटर है, कि शांत रहना इज द राइट वे ऑफ गोइंग दैट। तो इसलिए मैं चुप हूँ। तो सही कह रहे हो आप। नहीं नहीं, ये बात सही कह रहे हो सर। चुप रहना बहुत सारी चीज़ों की मतलब दवाई है। मेरा खुद ऐसा मानना है कि चुप रहना बहुत सारी चीज़ों की दवाई है। अच्छा रोहन भाई, एक बार बताओ, ऐसा तो नहीं है कि चुप रहते रहते गूंगे ही हो जाएंगे, हम बोल ही ना पाए फिर मार्केट के अंदर? मार्केट तो ऐसा चल रहा है। नहीं, आई थिंक सो इट वाज द नीड ऑफ द आवर। मीन्स मैं आपको बताऊं कि बहुत टाइम जब क्या होता है, जब तेजी होती है ना, तो लोग फंडामेंटल्स या स्ट्रक्चर्स को भूल जाते हैं। एक रिजल्ट खराब और एंड वी हैव सीन कि क्या होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट बहुत, देखो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट का, बिकॉज यहाँ पे ही हमको टर्न अराउंड स्टोरीज मिलती है जब मार्केट इज नॉट इनटू दैट जोन। ये वॉलेटिलिटी क्यों है? क्योंकि लोग कंफ्यूज्ड है कि मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। सो एवरीबडी इज फाइटिंग फॉर देयर ओन थिंग्स। तो क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है, और यहीं पे टाइम अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं जो टर्न अराउंड होते हैं। तो हमको लग रहा है कि दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम फॉर इन्वेस्टर्स। तो इतना फास्ट रिटर्न्स नहीं मिलेगा, पर ये नींव है नेक्स्ट तेजी के पिकअप्स के लिए। सो सब कुछ आज मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है फॉर एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं एक भी परसेंट पे स्टोरी बाय नहीं करता हूं कि अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए। अगर स्टॉक्स में रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है और स्टॉक एक लॉन्ग टर्म एवरेज ट्रेंड तोड़ रहा है, जो टेक्निकल एक्सपर्ट बोलते हैं, और रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो निकलना ही पड़ेगा, बिकॉज वो तकरीबन 2-3 क्वार्टर्स तक रिजल्ट नहीं, 2-3 साल तक रिजल्ट नहीं देगा। पर स्पेसिफिकली डिम्पी जी, जब अगर अच्छा रिजल्ट आएगा यही जोन में, तो कंपनीज बेहतरीन परफॉर्मेंस देगी। तो यही कंपनीज देखनी है जहां पर रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। वन ऑफ द कंपनीज लाइक हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, रियल एस्टेट कंपनीज में थोड़े रिजल्ट हमको अच्छा लग रहा है, आईटीज में, तो वहां पे हमारी रुचि है। पर कैश में रहना कोई बुरी बात नहीं है। अपॉर्चुनिटी आएगी और बहुत अच्छे लेवल पे आएगी, तो पेशेंस विल पे। ठीक है, पेशेंस आपको पे करेगा, इसी उम्मीद के साथ अभी हम थोड़ा पेशेंटली मार्केट को देख रहे हैं। और दूसरा, आपने हाउसिंग और रियल एस्टेट के बारे में जिक्र किया, थोड़ा और फाइन ट्यून करवाऊंगा रोहन भाई अभी आपसे मैं कि हाउसिंग का मतलब क्या सरकारी में चले जाएं या फिर प्राइवेट में, और दूसरा रियल एस्टेट में क्या बॉम्बे और दिल्ली की रियल एस्टेट कंपनीज में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। थोड़ा और फाइन ट्यून करवाते हैं अभी आपसे हम। इस बीच मेरे को राहुल घोष भी दिख रहे हैं स्क्रीन पर। राहुल भाई, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है, सब कुछ चंगा सी? मार्केट देख के तो नहीं लग रहा सब कुछ चंगा सी। नमस्ते, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, हाँ जी, सब कुछ चंगा सी। नमस्ते। मार्केट के पहले बात करते। अब मेरे को ये बताइए कि ये मार्केट कब चंगी होगी सर? मार्केट कब चंगा होगा बताओ। यहाँ पे बहुत जरूरी है एक बात को गंभीर से देखना कि मार्केट का जो बुल रैली आया है मार्च 2020 के एंड से 7,200 से, तो एक ही प्रॉपर करेक्शन आया है जो अक्टूबर 2021 में आया था। उसके पहले फ्रॉम 7,000 से लेके 26,000 के पूरे राइड में तो 4 गुना है ऑलमोस्ट, एक ही करेक्शन के दम पे आया है। तो थोड़ा करेक्शन आना, देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ इट, इट जस्ट क्रिएट्स अ हेल्थी मार्केट। स्पेसिफिक लेवल्स की अगर बात करें तो 23,000 पे मेजोरिटी दर्शक को पता होगा कि पुट राइटर्स हैं। अगर 22,900 के नीचे जाता है तो स्ट्रेट 400-500 पॉइंट और मिल सकते हैं। सपोर्ट मिलेगा 22,300 से लेके 22,500 के रेंज में, जहां पे एक लंबा टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, वेयर वी एक्सपेक्ट दिस मार्केट टू पॉज। और उस केस 22,300 से लेके 500 के रेंज में हम डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, फुल फ्लेज बाय कर सकते हैं वहां पे, या सिर्फ 1/3 क्वांटिटी या हाफ क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, बट वो डिसीजन तभी लिया जा सकता है। ये तो हुई बाजार पर, इंडेक्स पर आपकी रणनीति, लेकिन एट दिस जंक्चर लाइक यू राइटली सेड कि बाजार का हल्का होना, कमज़ोर होना, सही लेवल्स आने पर एंट्री अपॉर्चुनिटीज़ भी बन सकती हैं। कौन से स्टॉक्स, कौन से स्पेसेस हैं जो कि आप वॉच आउट कर रहे हैं? तो मेरा एक सेल
HFCL पे जो आई थिंक ऑलरेडी 101.5 पे आ गया है, 103 के आसपास जब मैंने आपके शो को कॉल भेजा था, बट 98 तक पोटेंशियल है उसका। दूसरा, लॉन्ग साइड पे थोड़ा कॉशन रहना है, बट देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ स्टॉक्स जो लॉन्ग साइड में भी अच्छे पैटर्न्स बना रहे हैं। एक इनमें से बायोकॉन है, नाउ 393 के आसपास चल रहा है जब मैंने लास्ट चेक किया था। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स और बहुत स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल पैटर्न्स बना रहा है, मल्टीपल पैटर्न्स का पोलेशन हो रहा है। तो थोड़ा कंडीशनल बाय प्योरली फ्रॉम मार्केट टेक्सचर 403 के ऊपर बाय कीजिएगा, बट टारगेट भी 425, 440, 450 एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है अपसाइड में अगर 403 के ऊपर बाय करेंगे। स्टॉप लॉस इसका होगा 390 पे। लेवल्स आने पर बायकॉन पर वॉच आउट ज़रूर करना चाहिए। 440 और ये लेवल्स ज़रूर देखने को मिल सकते हैं इस वक्त। हालांकि 2-2.5% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और भी कई सारे काउंटर्स, कई सारे स्पेसेस हैं जहाँ पर डाउनफॉल है, सडन डाउनफॉल है, जिस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल ऑप्शन के चैंपियन हमारे इस सेगमेंट का रुख भी कर लेते हैं। ऑप्शन का चैंपियन में ऑप्शन रणनीति लेकर कुणाल परार चॉइस ब्रोकिंग से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून कुणाल, बताइए। गुड आफ्टरनून। वेल, जिस हिसाब से मार्केट में अभी एक डाउनसाइड की मोमेंटम देखने को मिली है, दैट टू विद द वॉलेटिलिटी, आने वाले दिनों में ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकती है। उसके लिहाज से टाटा मोटर्स में पुट ऑप्शन खरीदारी करके चलने की सलाह है। फिलहाल टाटा मोटर्स ने रिसेंटली जो बॉटम था उसका भी ब्रेकआउट दिया हुआ है ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, तो यहाँ से और भी गिरावट हमें टाटा मोटर्स में देखने को मिल सकती है। सो इसको मद्देनजर रखते हुए टाटा मोटर्स का जो 750 का जो पुट ऑप्शन है उसको खरीदारी करके चलने की सलाह है। फिलहाल पुट ऑप्शन जो चला है वो 15 रुपये 35 पैसे पे चल रहा है। हम यहाँ पे 8.30 8.30 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं तो 22 से लेके 31 तक का टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम लॉस जो है वो 4045 का है, और अगर मैं मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करूँ तो 8,440 तक का प्रॉफिट यहाँ पे होने के चांसेस है। कुणाल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेड हमें बताने के लिए। तो टाटा मोटर्स में फर्दर डाउनसाइड विजिबल है, करीब 2% की गिरावट है और टाटा मोटर्स 750 की पुट खरीदने की राय यहाँ पर आपको मिल रही है। 15 रुपये 65 पैसे पर मिलेगी। लक्ष्य इसका 22 और 31, स्टॉप लॉस 8 रुपये 30 पैसे का मानकर आप चल सकते हैं। अधिकतम मुनाफा 8,440 का और अधिकतम नुकसान 4,045 का होने की यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर एफएनओ ट्रेड्स को लेकर, एफएनओ ट्रेड्स रिस्की हो सकते हैं। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 50,000 का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है। वहीं मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च भी होता है। तो अपने एडवाइजर से सलाह लें और उसी के बाद एफएनओ में उतरें। लेकिन तिमाही नतीजों का दौर चला है और जिस तरह से हमने देखा, शुरुआत आईटी सेक्टर से जुड़ी तमाम कंपनियों के रिजल्ट्स के साथ हुई। उसके ठीक बाद हमने बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के नतीजे भी देखे। कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स के बाद नतीजों का परफॉर्मेंस और उसका इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिला। ऐसी एक बैंक के नतीजे आने वाले हैं। एचडीएफसी बैंक तिमाही नतीजे पेश करने जा रही है। नतीजों से ठीक पहले कई सारी चीजें हैं बैंक्स के लिए जिस पर फोकस होना चाहिए। एनआईआई, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, क्रेडिट कॉस्ट, ग्रॉस स्लिपेजेस, सारी के सारे फैक्टर्स कैसे नजर आ सकते हैं, नतीजों के अनुमान लेकर हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, बताएं इस बैंक के नंबर्स से क्या एक्सपेक्टेशन लगाई जाए? जी हाँ, अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की तो प्री क्वार्टरली अपडेट्स में हमने पहले ही देखा है कि कहीं पे लोन बुक ग्रोथ जो था वो 3% पे था। बट अगर हम सीक्वेंशियल लेवल पे बात करें तो कहीं पे होलसेल बैंकिंग की लोन बुक जो है वहाँ पे 2.9% की ग्रोथ देखने को मिली थी। इसी के अलावा अगर हम बात करें डिपॉजिट्स की तो वहाँ पे 16% का ग्रोथ देखने को मिला। बट इसी के साथ साथ दो चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट करना ज़रूरी है। एक तो जो CD रेशियो है वो 99.2% पे आ गया है, इम्प्लाइड CD रेशियो। और इसी के साथ साथ अगर हम प्री क्वार्टरली अपडेट्स की बात करें तो कहीं पे जो टर्म डिपॉजिट्स और बल्क डिपॉजिट्स है वहाँ से ग्रोथ जो है वो ज़्यादा देखने को मिली थी। और इसी के बाद ब्रोकरेजेस का मानना ये था कि कहीं पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे प्रेशर रह सकता है, क्योंकि ये जो होलसेल डिपॉजिट्स में जो ग्रोथ है और इसी के साथ साथ होलसेल लोन बुक में जो ग्रोथ है सीक्वेंशियल बेसिस पे, इसकी वजह से। इसी के साथ अगर हम बात करें नंबर्स की तो नेट इंटरेस्ट
प्लस इनकम में अभी ब्रोकरेजेस का मानना यह है कि कहीं पे 8% की ग्रोथ हो सकती है, जबकि पीपीओपी जो है वहाँ पे और प्रॉफिटेबिलिटी में हमें 5% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है देखने को मिल सकती है। उनका मानना यह है कि ओवरऑल नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में कहीं पे मॉडरेशन देखने को मिलेगा 1 से 2 बेसिस पॉइंट का। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें क्रेडिट क्वालिटी की, तो वहाँ पे कुछ भी कंसर्न्स उनको नहीं देखने को मिल रहे हैं। कहीं पे क्रेडिट कॉस्ट जो है वो नॉर्मलाइज होते हुए हमें देखने को मिल सकता है 0.5% पे, जबकि कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है वहाँ पे थोड़ी गिरावट जो है बैंक के लिए देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ बैंक की कमेंट्री नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे कैसे रहेगी, क्योंकि बैंक ने पहले भी कहा था कि उनका फोकस जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी पे रहने वाला है, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन के ऊपर के ट्रैजेक्टरी के ऊपर कमेंट्री काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। इसी के साथ साथ कहीं पे अगर हम बात करें बैंक की, तो कहीं पे राइजिंग जो रिटेल स्ट्रेस है उसमें एक अच्छे प्लेस पे है, बट इसी के चलते कहीं पे क्रेडिट क्वालिटी पे कैसे बैंक की कमेंट्री रहेगी वो देखना ज़रूरी रहेगा। ओवरऑल अगर हम नंबर्स की बात करें तो एक अच्छे नंबर्स एचडीएफसी बैंक की तरफ से एक्सपेक्टेड है, बट फिलहाल के लिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। शुक्रिया ये नतीजों के अनुमान हमें बताने के लिए। तो निम्स मॉडरेशन दिखा सकते हैं, क्रेडिट कॉस्ट नॉर्मलाइज्ड लेवल्स पर नजर आएंगी, वहीं एक्सपेक्ट करके चल रहे कि कॉस्ट रेशियो जो है वो अंडर कंट्रोल रहेंगे। राजेश जी, एचडीएफसी बैंक नंबर्स से ठीक पहले बाजार की कमजोरी में ही ये कमजोर चल रहा है, आपकी राय क्या होगी? तो मानसी जी देखिए, स्टॉक में वीकनेस तो बनी और पूरे बैंकिंग पैक की आज एक वीक जोन में ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक ने 1700 के लेवल को भी अब तोड़ा हुआ है, हमें लगता है कि अगर ये 1700 के लेवल को रिगेन करने में कामयाब नहीं होता है तो यहाँ पे डाउन मूव और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 1600 से लेके 1580 ये नेक्स्ट इसके लेवल से जहाँ तक ये स्टॉक फिसल सकता है। तो अभी तो अवॉइड करना चाहिए। जिनके पास ट्रेड है लॉन्ग साइड का, उनके लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1630 का होगा। हमें लगता है जिस तरीके के स्ट्रक्चर उछाल में इसको बेचने की सलाह रहेगी। अगर ये 1680-85 के आसपास मिलता है तो वहाँ शॉर्ट ही करने की सलाह रहेगी 1700-1710 के स्टॉप लॉस से। जितने पॉइंट्स मार्केट्स ने दिए थे आज उतने ही पॉइंट्स वापस बाजार लेके जा रहा है। कल 800 पॉइंट बैंक निफ्टी चला था, अभी 800 पॉइंट की गिरावट है। कल निफ्टी करीब 150 पॉइंट ही चला, 100 कुछ पॉइंट 140 पॉइंट के आसपास, आज उससे डबल ले लिए, तो ना ही चले इससे ज़्यादा अच्छा है। भाई जब आपको लेने ही है पैसे फिर चलाते का है वो, फिर शांति से बैठे रहो, हमको भी काय को डिस्टर्ब कर रहे हो। 17% के विक्स चला के 17.5 का विक्स चला के, कौन है जो हैंडल कर रहा है 17.5 का विक्स आज की डेट में? आदत ही नहीं है, लोगों को छूट गई है। खैर एनी हाउ, लक्ष्मीकांत जी आपने एक बार ज़रा HUL का चार्ट चेक कर लो। मेरी सहयोगी है स्नेही, वो एक बार नंबर्स कैसे आ रहे हैं उसका एक अनुमान बता रही है, और उसके बाद आप ज़रा बताइएगा कि HUL के अंदर कोई ट्रेड बनता है। हाँ, और ये बात ध्यान रखिएगा, जिनके पास कंपलसरी ट्रेड है वही सुने, और जिनको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पैसा नहीं है, फंसे हुए हैं, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, वो सिर्फ सुन लेना, ट्रेड मत करना भले ही। ठीक है लक्ष्मी जी, आप एक बार ज़रा जब तक चार्ट देखो। स्नेही बता रही है नंबर्स कैसे आ रहे हैं। स्नेही बताइए HUL के नंबर्स कैसे आ रहे हैं। हाँ, अगर HUL के Q3 के नंबर्स के बारे में बात करें तो हमारी उम्मीद है कि ये डिसेंट क्वार्टर रहेगा HUL के लिए। ना बहुत ही कुछ अच्छा होगा, ना बहुत कुछ बुरा भी हो सकता है। स्टैंड अलोन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो रेवेन्यू की उम्मीद है 15,735 करोड़, 3.6% अपटिक है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू की, ये हमारी उम्मीद है। एबिटा की बात करें तो 3,661 करोड़ का आंकड़ा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विच इज़ अप 3.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये नंबर को हम 2,634 करोड़ के आसपास देख रहे हैं। 4 या 4.5% की अपटिक हो सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है 23% पर कंपेयर टू 23.3% जो हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा है। अब ये क्यों हो सकता है? एबिटा मार्जिन पर हम प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक 25 बिप्स का हाइक हुआ है रॉयल्टी में, जो HUL अपने यूनिलीवर जो अपना पेरेंट है उसको पे करता है, और एडवर्स ऑपरेटिंग लेवरेज भी दिख सकता है। रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन अभी भी कंटिन्यू है, तो अभी भी जारी है ये हाई प्राइजेस, तो उसके दम पर मार्जिन पर थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है। रेवेन्यू ग्रोथ ये टाइम लार्जली होम कैटेगरी से आएगा। BPC जो कि ब्यूटी और पर्सनल केयर है, उसका रेवेन्यू भी 2.7% ईयर ऑन ईयर हायर हो सकता है, क्योंकि कंपनी ने कुछ प्राइसिंग एक्शंस लिए हैं Q3 में। फूड और रिफ्रेशमेंट सेगमेंट में हम 2% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ देख सकते हैं, बट हाउएवर अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर हम सिर्फ 1% का अपटिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि
अर्बन डिमांड अभी भी वीक है, ऐसा हम मैनेजमेंट से सुनने की उम्मीद कर रहे हैं। की मॉनिटरेबल्स क्या रहेंगे, क्या आपकी नज़र रहनी चाहिए कहाँ पर जब नंबर्स रिलीज़ हो? कंज्यूमर रिस्पांस, नए लाइफ बॉय और लक्स के साबुन के फॉर्मुलेशन पर कंज्यूमर का रिस्पांस क्या रहेगा? डिमांड आउटलुक जो कंपनी देती है अर्बन और रूरल डिमांड के बीच में, कंपेटिटिव इंटेंसिटी अगर कंपनी इसका सामना कर रही है, रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन और आउटलुक, कंपनी का क्या आउटलुक है कि कब तक ये रॉ मटेरियल का जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा कम हो सकता है, और लास्टली कंपनी अगर कोई प्राइसिंग एक्शन अंडरटेक करने वाली हो, प्राइस हाइक्स या ऐसा कुछ, तो इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। बट जी हाँ, ओवरऑल काफ़ी डिसेंट क्वार्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम एचयूएल से। ठीक है स्नेही, तो कि जो मेरे को एक लाइन समझ में आई वो ये है कि काफ़ी शांत अवस्था में इसके नंबर्स आएंगे, और दूसरा बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि इसी क्वार्टर के नंबर के साथ आएंगी, वो आगे का आउटलुक के साथ भी आएंगी। तो कल का कल वेट कर लेना। बट आज जरा हम कुछ ट्रेड बनता है तो लक्ष्मी जी आपको बता देंगे। लक्ष्मीकांत जी जरा बताना, कोई है सौदा तो? सच फिलहाल डेली के चार्ट्स को देखने के बाद ऐसा कोई रिकमेंडेशन तो बनता नहीं है। 5 से 6 दिनों का अगर ट्रेडिंग सेशन देखें तो थोड़ा सा ये स्टॉक साइडवेज रेंज में ही चला है। 2370 से लेकर 2400 के लेवल, 2470 से लेकर 2500 के लेवल्स पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, और जब तक इसके नीचे स्टॉक ट्रेड करता है तब तक इसमें दबाव बना रहेगा। और निचले स्तर पर 2315 से लेकर 2300 जोन के आसपास सपोर्ट्स भी नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डिसाइसिव मूव इन आइदर ऑफ डायरेक्शन के लिए ये स्टॉक में वेट करना चाहिए। अगर 2470 के ऊपर निकलता है तभी बाय करने की सलाह रहेगी, और अगर ये स्टॉक 2300 के नीचे फिसलता है तब फिर हमें और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, और इन दैट केस फिर हमें इसके जो निचले स्तर है टूवर्ड दी लेवल्स ऑफ 2220 से लेकर 2180 के जोन तक भी स्टॉक फिसल सकता है। कुल मिला के मोटा मोटी बात यह है कि फ़िलहाल अर्निंग्स के आने से पहले कोई ट्रेड बनता नहीं है। अर्निंग्स के बाद कोई ट्रेड बनेगा तो वो भी आपके सामने साझा कर देंगे। रोहन, आपसे मेरे को एक क्वेश्चन था, वो ज़रा फाइन ट्यून करके बताइए। आपने हाउसिंग और रियल एस्टेट बताया है, कंपनी का नाम अगर आप बता पाएँ, कंप्लाइंस अलाउ करे तो बता दीजिए, नहीं तो फिर सेगमेंट बताओ आप, और ज़रा जल्दी बताइएगा सर, फिर और भी क्वेश्चन है। कंपनी का नाम हमारा वहाँ पे निवेश है, वो दैट इज गणेशा हाउसिंग। बहुत अच्छे नंबर सेट ऑफ क्वार्टर्स है, बहुत बढ़िया आईटी पार्क करती है कंपनी, और डेट भी 0 है, तो वहाँ पे यहाँ पे कंफर्ट और वैल्यूएशन कंफर्ट हमको दिख रहा है। ओके, चलिए महज 4 मिनट ही बचे हैं इस वक्त बाजार बंद होने में, और क्विकली आपको बता देते हैं कि कौन से अर्निंग्स हैं जिस पर फोकस होना चाहिए। कल तिमाही नतीजे एचडीएफसी बैंक, एचयूएल, बीपीसीएल जैसी कंपनियों के आने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पॉलीकैब, कोफोर्ज, नुवोको, विस्तास, पिडिलाइट, हुडको, परसिस्टेंट सिस्टम जैसी कंपनियां जिसके नतीजे आएंगे। राजेश जी, परसिस्टेंट सिस्टम पर लगातार फोकस रहता मिड कैप आईटी स्पेस में, नतीजों से ठीक पहले वॉलेटाइल है स्टॉक, आपकी राय क्या होगी? तो मानसी जी अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के रिएक्शन पोस्ट अर्निंग आते हुए दिख रहे हैं स्टॉक्स में, हमें लगता है थोड़ा अवॉइड करें। मार्केट का टेक्सचर वैसे भी वीक है, तो रिजल्ट के पहले कोई ट्रेड ना करने की सलाह है। भी ट्रेड से दूर रहने की राय। लक्ष्मीकांत जी, मैक्स हेल्थ केयर स्टॉक कल भी चल रहा था, आज के सत्र में भी मजबूती के साइंस तो हैं ही, वॉच लिस्ट में रखना है या कोई टेक बनता है अगर पोजीशंस हैं किन्हीं की? तो डेफिनेटली इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है, क्योंकि पिछले सेशंस में हमने देखा था कि 100 डीएमए के लेवल्स के बाद यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न फॉर्मेशन हुआ था, और आज भी फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम देखने को मिला है। हालांकि एक इमीडिएट हर्डल नजर आ रहा है यहाँ पर 1095 के आसपास। तो मुझे लगता है अगर एक दो दिन का कंसोलिडेशन होता है और 1095 के लेवल्स अगर टूटते हैं तो फिर हमें बाइंग रेकमेंड किया जा सकता है इस स्टॉक में, और वहां से यहाँ से स्टॉक अगर पॉजिटिव अपसाइड के मोमेंटम दिखाता है तो आने वाले समय में हम 1170 से लेकर 1190 के अपसाइड के लेवल्स देख सकते हैं। फिलहाल अभी इसे अवॉइड करना चाहिए, बट अगर ये 1095 के लेवल्स के ऊपर ब्रेकआउट देता है तब जरूर बाय करके चलना चाहिए। ठीक है, तो मार्केट पे हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, सिर्फ 2 मिनट का समय रह गया है, और मेरे को ऐसा लगता ही है कि कुछ ना कुछ देखते हैं कल का होगा। बट विक्स इतना ज़्यादा है ना, मैं आपको सही बात बताऊं, मतलब कुछ मन ही नहीं कर रहा है कि क्या बोलें और क्या छोड़ें और क्या बोलें। मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि आप लेके जाओ, क्योंकि कल का पता नहीं। मैं आपसे ये भी नहीं कह सकता कि आज शॉर्ट करके जाओ,
क्योंकि ऑलरेडी हम टूटे हुए हैं, कभी भी पुल बैक आ सकता है। ऑलरेडी शैलो मार्केट जैसा रिएक्ट कर रहा है, 17.5 का विक्स है। हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अपने ट्रेड को थोड़ा संभाल के रखो, बस इतना ही। देखो, हमारी मजबूरी हो सकती है, 24 घंटे के अंदर चैनल है, अब पैनल बैठे हैं, गेस्ट बैठे हैं, आप भी हो, हम भी हैं, तो शेयर्स की डिस्कशन तो होगा ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको ख़रीदना ही है। शांति से बैठे रहो बस। और मेरे को लग रहा है कि जैसे आप शुरुआत में आज रोहन भाई ने कहा ना कि केवल चुप रहना भी बहुत सारी चीज़ों की दवाई है, तो मेरे को लग रहा है कि इससे मार्केट में थोड़ा चुप रहना बहुत सारी चीज़ों की दवाई है, तो फालतू में तबीयत ख़राब हो जाएगी। थोड़ा रोको अपने आप को। 17 का विक्स जो है अलाउ ही नहीं कर रहा हम सबको इस तरह से ट्रेड करने का। और मैं बता रहा हूँ, आज ना सभी का मूड ख़राब है। जिस तरह से फॉलो बाइंग आनी चाहिए थी वो नहीं आई। कल जितनी उम्मीद जगी थी आज उतनी ही निराशा है, और डबल निराशा है ना। तो ऐसा ये निराशा का भाव आए और एकदम से उम्मीद जग जाए, ये दोनों ही खतरनाक है। कम से कम मार्केट के जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनके लिए खतरनाक है। इन्वेस्टर्स बेचारों को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो आए हैं, वो तो 6 महीने के लिए आए हैं, 8 साल के लिए आए हैं, 1 साल 2 साल के लिए आए हैं, तो उनकी लीग अलग है। लेकिन जो मार्केट को रोज़ देख रहे हैं, रोज़ फील करते हैं, रोज़ अपने पोर्टफोलियो को ऊपर नीचे करके चेक करते हैं, उनके लिए थोड़ी सी निराशा की बात हो सकती है। एडवांस और डिक्लाइन की रेशो ख़राब हुई है आज। विक्स बड़ा है, 300 पॉइंट आज हमने वापस से खोए हैं, 750 पॉइंट हमने बैंक निफ्टी खोए हैं, एग्जैक्टली 800 पॉइंट का कल गेन था। तो जितना कल गेन था उतना ही आज फॉल है। तो मार्केट के जो पैनिक लोज हैं हम उस पे हैं। अच्छी चीज़ सिर्फ यही है कि 23,000 के नीचे बंद नहीं कर रहे और वहाँ पे 48,500 के नीचे बंद नहीं कर रहे। यहीं से पुल बैक भी आया था जो 49,500 तक लेके आया, यहीं से पुल बैक आया जो 23,400 तक फ्यूचर्स में आ गया था। बट अभी भी हम वेट एंड वॉच मूड में ही हैं और मेरे को लग रहा है कि थोड़ा समय और बाज़ार को चाहिए। बाज़ार की 2 चीज़ों की बेसिक रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट, एफआईज का सपोर्ट। बिना एफआईज के सपोर्ट के कुछ भी नहीं होगा। आप कितना मर्जी कोई कुछ भी बोल ले, मैं इसको थोड़ा कम मानता हूँ। और दूसरा पॉइंट, एफआईज के सपोर्ट के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट या पोजीशनिंग की लाइट होना। सिस्टम में शॉर्ट्स बहुत हैं, जब तक वो कवर होने के लिए नहीं आएंगे, सिस्टम में कितना भी अच्छा कर लो, वो सारे के सारे शॉर्ट्स धो डालेंगे। आज आप देखो ना, आप थोड़ा भी अच्छा करते हो, ऊपर से इतना ज़ोर का प्रेशर आता है, ऐसे लगता है नीचे कुछ रखा ही नहीं है, सपोर्ट ही नहीं है, भर भरा के गिरता जाता है मार्केट। कोई फंडामेंटल नहीं, फिर कोई 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं, फिर कोई अर्निंग्स की सपोर्ट नहीं, फिर सब कुछ धूमिल हो जाता है जब बाजार गिरता है। और जिनका पैसा लगा है, मैं उनके मनोभावना समझ सकता हूँ। बिना पैसे लगाने वाला ज्ञान बहुत हो सकता है, लेकिन पैसे ज्ञान लगाने वाला ना बंदा बोल ही नहीं पाएगा मार्केट के अंदर। इस तरह के मार्केट के अंदर वो बिल्कुल सुप्त अवस्था में चला जाएगा, मौन हो जाएगा। 29 जैन की है मौनी अमावस्या, उससे पहले ही मार्केट ने मौन कर रखा है। राहुल घोष, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। राजेश सर, थैंक यू वेरी मच। रोहन मेहता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लक्ष्मीकांत शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये राजेश सर, ये आप कुंभ हुआ है क्या? आप जाओगे कुंभ? नहीं लगता है डिम्पी जी, जाना पड़ेगा। तो आप बताएं तो हम प्लान बनाते, साथ में ही होके आते हैं। जाना सर, आ जाओ, मेरे को भी लग रहा है जाना ही पड़ेगा। पाप बहुत हो गए, नहीं उठ रहा बाजार, जाना तो पड़ेगा, कुछ धोखे आने पड़ेंगे। लक्ष्मीकांत जी, चलोगे आप भी? चलना है कुंभ में आपको? जी हाँ, डेफिनेटली। अगर आप सभी जाएंगे तो आप लोगों के साथ स्नान रहने में अच्छा लगेगा। तो आप लोग प्लान बनाए तो जरूर बताएं। चलिए फिर बनाते हैं सर प्रोग्राम। रोहन भाई, आप भी चलोगे? ओ ठीक है, रोहन भाई से तो कनेक्शन हो गया कट। राहुल घोष, आप भी चलोगे? चलना चाहते हो आप कुंभ? मेरा ऑलरेडी सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में कुंभ का प्लान है, तो अगर डेट्स मैच होते हैं तो डेफिनेटली। चल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप हो के आओ 2 तारीख को, हम थोड़ा प्लान बनाते हैं, देखते हैं, कुछ और एनालिस्ट को जोड़ जाड़ के सब चलते हैं। वे मार्केट के लिए कुछ तो दुआ करके आए, कुछ तो उम्मीद जगाएं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। मानसी, आपका भी शुक्रिया, और अभिषेक, आपका भी शुक्रिया। फिलहाल आज का दिन बहुत ही हॉरिबल डे था, देखते हैं क्या होता है। आज थोड़ा मंगल जैसा हुआ, देखते हैं। कल बुध है तो सब कुछ शुद्ध है, देखते हैं कल क्या होता है। नमस्कार।